एपिसोड 7-8 ताला। एक कक्षा के दरवाजे की ओर देखते हुए मैंने आह भरी। A25 अक्षर ए मंजिल के स्तर को दर्शाता था जो ए से ए तक जाता था, और संख्या 25 कक्षा संख्या को दर्शाती थी। मेरी आह भरने का एक कारण था, मैं इस वर्ग को जानता था। बेशक मैं इस कक्षा को जानता था। यह वो कक्षा थी जहां नायक और अन्य मुख्य पात्र उपन्यास के आधे भाग तक रहे। ईर्ष्यालु प्रतिद्वंद्वियों और प्रतिस्पर्धियों की कई योजनाएं और साजिशें इसी कक्षा में घटित हुईं। भले ही मैं मुख्य कलाकारों के साथ शामिल होना नहीं चाहता था, लेकिन अब जब मैंने खुद को इस वर्ग में पाया है तो मेरी इच्छा के बावजूद भी मुझे बाहर कर दिया जाएगा। तुम अंदर जा रहे हो या नहीं? मुझे मेरे विचारों से जगाने वाली एक कर्कश स्त्री आवाज थी। धीरे से अपना सिर घुमाते हुए मैं क्षण भर के लिए अचंभित हो गया। इस मामले में सुंदर कहना कम होगा। मेरे ठीक सामने खड़ी एक युवा लड़की थी जिसके छोटे भूरे बाल थे। उसकी आंखें एकदम नीली थीं, नाक छोटी थी लेकिन बहुत छोटी नहीं थी, और चेहरा सुडौल था। उसकी गोरी त्वचा जिसमें कोई गैप नहीं था और उसकी गुड़िया जैसी सुंदर शक्ल ने उसे देखने वाले को उसकी खूबसूरती में खो जाने पर मजबूर कर दिया। उसका शरीर अच्छी तरह से विकसित था, जहां जो कुछ भी विकसित होना चाहिए था वो विकसित हुआ, और उसका सुंदर लेकिन थोड़ा अभिमानी व्यवहार उसके आकर्षण को और बढ़ा रहा था। वर्तमान में उसके चेरी लाल होंठ एक परेशान पाउट की तरह खुले थे और वो मुझे झुंझलाहट में देख रही थी। इसे हटाएं, ये देखकर कि मैं मूक भाव से उसे देख रहा था, उसने झुंझलाहट में मुझे एक तरफ धकेल दिया और कक्षा में प्रवेश कर गई। मैंने कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। यह एम्मा है तुम्हारे लिए। उपन्यास की मुख्य नायिकाओं में से एक, एम्मा रोशफील्ड, एस्टन शहर के मेयर की बेटी जो संघ की उप निदेशक और एस रैंक की योद्धा भी थी, वर्तमान में मानव क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक। जब मैं उसका किरदार डिजाइन कर रहा था तो मैंने उसे टॉमबॉयिश स्टाइल का किरदार बनाया। वो कभी कभी असभ्य और अधीर होती थी, लेकिन अक्सर वो दयालु होती थी, जिससे वो मेरे पाठकों की पसंदीदा किरदारों में से एक बन गई। सच में मुझे उम्मीद थी कि वह खूबसूरत होगी, लेकिन जैसे ही मैंने उसे देखा मैं उसकी अलौकिक सुंदरता को देखकर दंग रह गया। मैंने अपनी पिछली दुनिया में भी किसी को इतना खूबसूरत नहीं देखा था। कक्षा में प्रवेश करते समय उसकी आकृति को देखकर मैं उसके प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं सका। यहां तक कि जिन मशहूर अभिनेत्रियों को मैंने टीवी पर देखा था, वे भी एक दूसरे के बगल में खड़े होने पर शर्म महसूस करती थीं। मुझे अपने आप को संभालने में कुछ सेकंड लगे, फिर मैं कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। मुझे क्या हुआ है? एक 32 वर्षीय व्यक्ति एक 16 वर्षीय लड़के पर मंत्रमुग्ध हो रहा है? मैं उन सभी इसेकाई नायकों के साथ सहानुभूति रखने लगा हूं जो यही अनुभव करते हैं। चूंकि मेरा पुनर्जन्म एक युवा शरीर में हुआ था जो अभी किशोरावस्था में था, इसलिए अत्यंत सुंदर एम्मा को देखते हुए मैं कुछ महसूस किए बिना नहीं रह सका। मुझे लगता है कि पाठकों की सबसे बड़ी गलतफहमी इसेकाई नायकों के बारे में यह है कि वे यह मान लेते हैं कि चूंकि वे मानसिक रूप से बूढ़े हो गए हैं, इसलिए उनमें कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि वृद्ध लोग कोई ऋषि मुनि नहीं होते। वास्तव में उनकी यौन इच्छाओं में कमी का एकमात्र कारण उनका बूढ़ा होता शरीर होता है। इसका उनकी मानसिकता से कोई लेना देना नहीं होता। तो अपने आप को मेरी जगह रखकर देखिए, जिसका पुनर्जन्म हार्मोनों से भरे शरीर में हुआ। मेरी प्रतिक्रिया पूरी तरह से समझने योग्य थी। फिर भी इसका मतलब यह नहीं है कि मैं वास्तव में एम्मा से प्यार करता था। मैं बस ये देखकर दंग रह गया था कि वह कितनी खूबसूरत थी। मेरा मतलब है कि एक तो वह 16 साल की है, इसलिए यह बात मेरे लिए अस्वीकार्य है, और दूसरी बात, वह मुख्य पात्रों में से एक है जो बाद में नायक के प्यार में पड़ जाती है। वह मेरे जैसे किसी व्यक्ति की ओर क्यों आकर्षित होगी जिसमें कोई अच्छाई नहीं है? अपनी सांस संभालते हुए मैंने धीरे से दरवाजा खोला और कक्षा में प्रवेश किया। कक्षा को देखकर मैं ये देखे बिना नहीं रह सका कि वह कितनी बेदाग थी। ऐसा लग रहा था मानो वह चमचमा रही हो। कक्षा को 2 अवरोही पंक्तियों में विभाजित किया गया था, और प्रत्येक पंक्ति में एक वापस लेने योग्य सीट थी जिस पर कोई भी बैठ सकता था। मुझे कहाँ बैठना चाहिए? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब मैंने कक्षा में बैठने के लिए जगह ढूंढी तो मेरा ध्यान तुरंत 2 व्यक्तियों की ओर गया। दाईं और आखिरी पंक्ति में एक गोरा युवक गर्व से बैठा था, जिसकी आंखें हरी थीं और चेहरा गरिमा में था। उसके थोड़े लंबे बाल उसके चौड़े कंधों पर आराम से टिके हुए थे, और उसकी पूरी तरह से मर्दाना जबड़े की रेखा ऐसी लग रही थी मानो किसी मूर्तिकार ने उसे तराशा हो। समय समय पर आप लड़कियों को चुपके से उसके सुंदर चेहरे पर झांकते हुए देख सकते थे। जब भी उनकी नजरें मिलती तो वे शर्म से शर्मा जाती थीं और अपना सिर दूसरी ओर घुमा लेती थीं।
जिन हॉटन नायक का प्रतिद्वंद्वी हॉटन परिवार के वंशज, जो वर्तमान में मानव क्षेत्र के दूसरे सबसे बड़े गिल्ड स्टारलाइट गिल्ड के बहुमत हिस्सेदारी के मालिक हैं। आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वो उन विशिष्ट अभिमानी युवा मास्टर प्रकार के पात्रों में से एक था। मैंने उसे आंख के कोने से देखते हुए सोचा, उसका तिरस्कारपूर्ण रवैया, जो लोगों को यह एहसास कराता था कि वे उससे नीचे हैं, इस बात से साफ पता चलता था कि वो कक्षा में लगभग सभी को कैसे नीची नजर से देखता था। चांदी का चम्मच लेकर पैदा होने और जो कुछ भी वह चाहता था उसे उपलब्ध कराए जाने के कारण उसके चरित्र का वैसा बनना लगभग अपरिहार्य था। लेकिन मुझे गलत मत समझिए, हालांकि उनमें खलनायक का भाव था, लेकिन वास्तव में वे अच्छे लोगों में से एक थे। जब मैंने उसके चरित्र में कुछ समायोजन किया, तभी वो प्रशंसकों का पसंदीदा बनने लगा। वो अभी खलनायक हो सकता है, लेकिन बाद में जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है और उसका चरित्र कई बाधाओं से गुजरता है, वो परिपक्व होने लगता है और धीरे धीरे उसके साथ रहना अधिक सहनीय हो जाता है। जिस तरह उसने लड़की का ज्यादातर ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, उसी तरह उसके सामने बैठी एक दुबली पतली सुंदरी एम्मा के लुक से मेल खाती हुई बैठी थी और लड़के की ज्यादातर निगाहें उसी पर टिकी हुई थीं। उसके चिकने काले बाल, जो एक छोटे से हेयरपिन से बंधे हुए थे, उसकी कमर पर इकट्ठे हुए थे। उसका सुंदर छोटा चेहरा, जिस पर किसी भी तरह का मेकअप नहीं था, प्राकृतिक सुंदरता और मासूमियत की ऐसी छवि प्रदर्शित कर रहा था कि उसके आसपास मौजूद हर कोई उसे बचाने की इच्छा रखता था। उससे बात करने की कोशिश कर रहे सभी लोगों को अनदेखा करते हुए उस छोटी लड़की ने अपनी किताब पर ध्यान केंद्रित किया। उसके चारों ओर एक ठंडी और अलग थलग हवा थी, जिससे उसके पास पहुंचना बेहद मुश्किल हो गया था। अमांडा स्टर्न, एडवर्ड स्टर्न की बेटी, डेमन हंटर गिल्ड की गिल्ड मास्टर, जो मानव क्षेत्र में वर्तमान नंबर 1 गिल्ड है। जिन की तरह वह भी चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुई थी, लेकिन उसके विपरीत वह घमंडी नहीं बनी। वास्तव में वह जिन के बिल्कुल विपरीत थी, अच्छी तरह से व्यवहार करने वाली, बुद्धिमान और अक्सर दयालु। जब भी नायक मुसीबत में पड़ता, वो हमेशा उसकी मदद करने के तरीके खोजती। अगर मुझे उसके बारे में कोई कमी बतानी हो तो मैं यही कहूंगा कि वो बहुत ठंडी थी, बहुत ठंडी। इतने प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लेने के कारण उसके पास अपने परिवार के खिलाफ बनाई गई सभी योजनाओं को सीखने और भुगतने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अक्सर उसे दूसरे गिरोहों या संगठनों द्वारा निशाना बनाया जाता था ताकि वे उसका फायदा उठा सकें। चूंकि वह लगातार ऐसी योजनाओं और चालों के संपर्क में थी, इसलिए उसके पास सामान्य लोगों की तुलना में पहले परिपक्व होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था, जिससे उसका ठंडा चरित्र विकसित हो गया। ये देखकर कि वह कितनी अलग थलग थी, मैंने अपना सिर हिलाया और एक सीट की तलाश की। कुछ सेकंड इधर उधर देखने के बाद मैंने बाईं और दूसरी पंक्ति में बैठने का फैसला किया, मुख्य पात्रों से जितना संभव हो सके उतना दूर। मेरे पास उनसे बातचीत करने का कोई रास्ता नहीं था। मैं यहाँ एक असली भीड़ की तरह बैठूंगा और हवा होने का नाटक करूंगा। क्यों, सरल। मुख्य पात्र सचमुच आपदा चुंबक थे। अगर आप उनके साथ हैं तो जो भी गलत हो सकता है, वो गलत होगा। मैं उनके करीब जाने की जहमत नहीं उठाऊंगा। मैं यहाँ जीने के लिए आया हूँ, मरने के लिए नहीं। खैर, अगर मैं सबसे संभावित परिदृश्य में उनके साथ बातचीत करने की कोशिश भी करूं तो भी मुझे नजरअंदाज कर दिया जाएगा। अभी सुबह के 7:30 बज रहे थे और कक्षा 8 बजे शुरू हुई। ये देखते हुए कि कक्षा शुरू होने में मेरे पास 30 मिनट का समय बचा है, मैंने अपना सिर अपनी बाजुओं पर टिका लिया और आंखें बंद कर ली। मैं वास्तव में 1 घंटा पहले ही अकादमी पहुंच गया था। जब मैं क्लेटन रिज से वापस आया तो सुबह के 6:45 हो चुके थे और चूंकि मैं कक्षा नहीं छोड़ सकता था, इसलिए मैंने जल्दी से स्नान किया, अपनी नई वर्दी पहनी और जल्दी से कक्षा की ओर चल दिया। मैं सचमुच बहुत थक गया था। मैं लगभग 24 घंटे तक सो नहीं पाया और सच कहूं तो मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कक्षा के दौरान अपनी आंखें खुली रख भी पाऊंगा या नहीं। सौभाग्य से आज अभिमुखीकरण दिवस था, इसलिए उन्हें ज्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए थी, जो मेरे लिए ठीक है। ध्यान। जब मैं अपनी मेज पर गहरी नींद में सो रहा था तो कक्षा में एक तेज आवाज गूंजी, जिसने मुझे जगा दिया। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो प्रशिक्षक पोडियम के पीछे खड़े होकर कक्षा की ओर देख रहे थे। आज तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए कुछ खास योजना नहीं बनाई होगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस छोटे अंतराल में तुम्हें यहाँ स्वीकार किया गया था, उस दौरान तुमने कोई ढिलाई नहीं बरती होगी। अगर तुम मेहनती नहीं हो सकते तो तुम यहाँ से स्नातक होने की उम्मीद कैसे कर सकते हो? बम। टेबल पर हाथ पटकने से पूरी कक्षा में एक हल्की सी शॉकवेव फैल गई। एम्मा, जिन, अमांडा और कुछ अन्य छात्रों के अलावा कक्षा में मौजूद सभी लोग पीछे की ओर धकेल दिए गए, जिनमें मैं भी शामिल था। मेरी कक्षा में कोई ढिलाई नहीं चलेगी।
पूरी कक्षा को स्कैन करते हुए उसकी नजर थोड़ी देर के लिए एम्मा, जिन और अमांडा पर रुकी, और कुछ अन्य लोगों पर जो उसके सदमे की लहर को झेलने में कामयाब रहे। अगर कोई ध्यान से देखे तो आप उसके चेहरे पर संतुष्टि के निशान देख सकते हैं क्योंकि वह उन्हें देख रही थी। दोनों हाथ पोडियम पर रखकर उसने कक्षा की ओर देखा। अब आइए आत्म परिचय से शुरुआत करें। मैं डोना लॉन्गबर्न हूं, इस वर्ष और संभवतः भविष्य के वर्षों के लिए आपकी निजी प्रशिक्षक। वह नाम मुझे पता था, बेशक मुझे ये पता था। वो उन किरदारों में से एक थी जिन्हें डिजाइन करने में मैंने सबसे ज्यादा समय लगाया। वो बिल्कुल वैसी ही दिखती थी जैसी मैंने कल्पना की थी। आपदा चुड़ैल डोना लॉन्गबर्न, मैंने अपनी तेज धड़कन को दबाने की कोशिश करते हुए कहा। उसके काले बाल उसके कंधों पर धीरे धीरे झरते हुए उसके उभरे हुए नितंबों के ठीक ऊपर रुक रहे थे जो किसी पूरी तरह पके आड़ू की याद दिलाते थे। उसका आकर्षक फिगर जो किसी भी आदमी को पागल कर सकता था, क्लास के हर लड़के को गुस्सा दिलाता था जिससे उनके दिल उबलने लगते थे। लेकिन जो बात उसके बारे में सबसे अधिक उल्लेखनीय थी वो उसका शारीरिक आकार नहीं था, बल्कि उसकी सुंदर बैंगनी आंखें थीं, जिन्हें यदि कोई बहुत देर तक देखता था तो वह अपना आपा खो देता था। युवावस्था से ही वह एक अत्यंत दुर्लभ जादूगरनी कला का अभ्यास करती थी, जिसके कारण वह विपरीत लिंग के साथ साथ राक्षसों के लिए भी अत्यंत आकर्षक बन गई थी। जो बात उसे विशेष रूप से भयावह बनाती थी वह ये थी कि वह सहयोगियों को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा करके युद्ध के मैदान का संतुलन पूरी तरह से बदल सकती थी। वर्तमान में वह केवल 28 वर्ष की थी, जो कि काफी कम थी क्योंकि अब लोग 200 वर्ष तक जीवित रहते थे, जो कि प्रलय से पहले की तुलना में दोगुने से भी अधिक था। उसकी हर हरकत बेहद आकर्षक थी और अगर वो चाहती तो कक्षा में किसी भी पुरुष को अपनी इच्छा की कठपुतली बना सकती थी। अब भी जब वो पोडियम के सामने खड़ी थी तो उसकी हर हरकत कक्षा में मौजूद हर पुरुष की निगाहें अपनी ओर खींच रही थी, यहां तक कि जिन भी अपवाद नहीं था उसका चेहरा लाल हो गया था। मेरा क्या, मेरा लिंग खड़ा हो गया। सौभाग्यवश मैंने इसे अच्छी तरह छिपा लिया और कोई इसे देख नहीं सका, अन्यथा मैं अपमान से मर जाता। मैं खुद को रोक नहीं सका। वो सचमुच मेरी यौन इच्छाओं का अवतार थी। बेशक मैं इतना बेवकूफ नहीं होऊंगा कि उस पर डोरे डालूं। वो न केवल मजबूत थी बल्कि वह वास्तव में यूनियन की एस रैंक की सदस्य थी और हीरो रैंकिंग में 156वें स्थान पर थी। इसके अलावा उसके पास चाहने वालों की कमी नहीं थी। उस पर डोरे डालना जान से मार डालने के समान था। मुझे यकीन है कि मुझे इससे अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप में से अधिकांश लोग मेरे बारे में पहले से ही जानते होंगे। डोना ने कक्षा के चारों ओर देखते हुए शांतिपूर्वक बात की। ऐसा लग रहा था कि वह लड़के की प्रतिक्रियाओं की आदी हो चुकी थी क्योंकि वह उनके लाल होते चेहरों को देखकर अनभिज्ञता जता रही थी। चूंकि यह आपका पहला दिन है, इसलिए मैं आपका बहुत अधिक समय नहीं लूंगा। मैं पहले से ही कुछ लोगों को कक्षा में थके हुए देख सकता हूं। शायद वे पर्याप्त नींद नहीं ले पाए क्योंकि वे बहुत उत्साहित थे या उन्होंने पूरी रात प्रशिक्षण लिया था, इसलिए मैं इस पहले सत्र को छोटा रखूंगा। एक देवदूत, वह स्वर्ग से भेजी गई एक देवदूत थी। मैंने पाप किया था। ऐसे देवदूत के बारे में मेरे मन में ऐसे कपटपूर्ण विचार कैसे आ सकते थे? वो ये भी बता सकती थी कि मैं कितनी थकी हुई थी और वह मेरे और अन्य लोगों के प्रति सहानुभूति रखने की कोशिश कर रही थी। अमिताभ, मैं आकाश के साथ एक हूं। ठीक है, सबसे पहले उपस्थिति दर्ज कर लेते हैं। एक छोटी सी गोली निकालकर उसने जल्दी से नाम पुकारे। रैंक 1750, रेन डोवर। अपना नाम सुनकर मैंने उत्साह से अपना हाथ उठाया और कहा, उपस्थित। सिर हिलाते हुए उसने आगे कहा, रैंक 1232, ट्रॉय मॉरिसन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उपस्थित। रैंक 845, जूलियस हाफविंग। उपस्थित। वो पूरी तरह से आरोही क्रम में पढ़ रही थी, है ना? जब वो सूची में नाम पढ़ रही थी तो मैं ये देखे बिना नहीं रह सका कि हर बार जब कोई नया नाम पुकारा जाता था तो रैंक छोटी होती जाती थी, और ऐसा हुआ कि मैं वो पहला व्यक्ति था जिसे उसने पुकारा, जिससे पता चलता था कि मैं कक्षा में सबसे कमजोर व्यक्ति था। मुझे पहले ही यह बात समझ लेनी चाहिए थी। एक गहरी सांस छोड़ते हुए मैं मेज पर लेट गया और चुपचाप उसके नाम पढ़ने का इंतजार करने लगा। रैंक 15, एम्मा रोशफील्ड। उपस्थित। रैंक 12, टिमोथी बार्टमैन। उपस्थित। रैंक 8, अमांडा स्टर्न। उपस्थित। रैंक 5, हान यूफेई। उपस्थित। रैंक 3, जिन हॉटन। उपस्थित। रैंक 2, मेलिसा हॉल। उपस्थित। रैंक 1, केविन वॉस। रैंक 1, केविन वॉस। डोना ने अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए कक्षा में चारों ओर देखा और एक बार फिर पूछा, क्या रैंक 1 केविन वॉस कक्षा में है? एकदम सन्नाटा। एक पिन की भी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी।
सबने चारों ओर देखा, लेकिन सबने अपना सिर हिला दिया। अपने टैबलेट को देखते हुए डोना ने भौहें सिकोड़ी। जैसे ही वो केविन का नाम सूची से काटने वाली थी, कक्षा का दरवाजा धीरे से खुला। जल्द ही एक व्यक्ति बाहर आया और तुरंत ही पूरे कमरे का ध्यान उस पर गया। छोटे काले बाल, गहरी लाल आंखें, मांसल जबड़े और सुगठित शरीर। उसकी पूरी उपस्थिति और आभा भट्टी से निकली एक नई गढ़ी हुई तलवार की तरह थी, जिसमें तीखे और तीखे किनारे थे जो उसके रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को काट डालने की धमकी देते थे। उसका रूप, जो जिन हॉटन से प्रतिद्वंद्वी था, जिसे पूरे अकादमी में सबसे सुंदर व्यक्तियों में से एक माना जा सकता था, ने तुरंत कक्षा की अधिकांश लड़कियों का ध्यान आकर्षित किया। मेरी देरी के लिए क्षमा करें। यहाँ आने से पहले मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए मैं समय पर नहीं पहुंच सका। एक छोटा सा झुककर प्रणाम करते हुए उसकी नजरें डोना की आंखों से हटती ही नहीं थीं। केविन पर एक त्वरित नजर डालते ही डोना उसके प्रति उसके उदासीन रवैये को देखकर दंग रह गई, जो एक अत्यंत शक्तिशाली 4 सितारा मोहक कला का अभ्यास करता था। दिलचस्प, हल्की सी मुस्कान के साथ उसने सिर हिलाया। ठीक है, एक जगह ढूंढो और बैठ जाओ, धन्यवाद। अपना सिर हिलाते हुए केविन कक्षा के दाहिनी ओर पहली पंक्ति की ओर चला गया और बैठ गया। एक लंबी सांस छोड़ते हुए मैंने कड़वाहट से अपना सिर हिलाया। वो आपके लिए नायक है, वो जो भी करता, कोई भी उसमें कोई दोष नहीं निकालता, क्योंकि वो सुंदर और योग्य दोनों था। दुनिया कभी निष्पक्ष नहीं रही। यदि मैं देर से पहुंचा होता तो शायद अब तक जिंदा जल गया होता। एक भीड़ के रूप में आपको वही विशेषाधिकार नहीं मिलते जो नायक को मिलते हैं। एपिसोड अध्याय 8, ताला 2। एक बड़े कमरे के सामने पहुंचकर डोना, जो सबके सामने खड़ी थी, ने लाइट जलाए और कहा, यहाँ हथियारों का विस्तृत चयन है, इसलिए आप जो भी अपने लिए सबसे उपयुक्त समझें, उसे चुनने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। एक बड़ा कमरा सबके सामने था, और यहाँ मौजूद हथियारों की विविधता देखकर मैं अवाक रह गया। ननचिक्स से लेकर ब्रॉडस्वॉर्ड तक सभी तरह के हथियार, जो अपने आकार के हिसाब से करीने से सजाए गए थे, हमारे सामने प्रदर्शित किए जा रहे थे। मैं सचमुच बहुत प्रभावित हुआ। वे इतने अधिक थे कि मैं ये भी नहीं बता सका कि उनमें कौन से हथियार थे। अगर मैं आपकी जगह होता तो बहुत सावधान रहता। अगर आपने किसी भी हथियार को नुकसान पहुंचाया तो आपको 500,000 यू तक का भुगतान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कक्षा में छात्रों के उत्साहित भाव को देखते हुए डोना ने तुरंत उन पर ठंडा पानी डाला और प्रत्येक हथियार की कीमत बताई। कुछ छात्र खुद को रोक नहीं पाए और वे हथियारों को ऐसे देखने लगे जैसे वे कोई दिव्य कलाकृति हो। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप अपने लिए उपयुक्त हथियार का उपयोग करें ताकि आप हथियार को नुकसान पहुंचाने का जोखिम न उठाएं। प्रयोग करना अच्छा है, लेकिन ये तभी संभव है जब आप इसे वहन कर सकें। अपने सामने खड़े लगभग 200 छात्रों को देखकर डोना प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराई और बोली, हथियार लेने से पहले अपना छात्र कार्ड स्वाइप करें ताकि आप अपना नाम डेटाबेस में दर्ज करा सकें। उसके बाद अपना हथियार लेकर मुख्य अभ्यास क्षेत्र में मुझसे मिलें। डोना जो कहना चाहती थी वो कहकर मुड़ी और चली गई। जैसे ही उसका फिगर गायब हुआ, सभी लोग उत्साहित होकर बातें करने लगे, खास तौर पर लड़के। वाह, वो तो विपत्ति चुड़ैल थी। वो बहुत हॉट है। हे भगवान, मुझे लगता है कि मैं प्यार में पड़ गया हूं। उफ, आप चाहते हैं उसके जैसा कोई भी आप जैसे हारे हुए व्यक्ति को कभी पसंद न करे। लड़ना चाहते हैं। इस तरह के दृश्य हर जगह दिखाई दिए क्योंकि छात्रों ने पहले ही अपना गुट बना लिया था। मैं सबसे निचले रैंक का सदस्य होने के कारण स्पष्टतः उनसे बाहर रखा गया हूं। और सच कहूं तो ये बिल्कुल वही था जो मैं चाहता था, क्योंकि मैं अपना समय किसी की चाटुकारिता में बर्बाद नहीं करना चाहता। लॉक में पदानुक्रमिक प्रणाली अकादमी पर शासन करती थी, ठीक वैसे ही जैसे एक किसान और एक कुलीन का रिश्ता होता है। केवल उच्च रैंक वाले लोगों को ही कुलीन माना जाता था। मेरे जैसे निम्न रैंक वाले लोग केवल वे लोग थे जो बाद में अग्रिम मोर्चे पर लड़ते समय तोप का चारा बन जाते थे। अब मेरी जिंदगी ऐसी हो गई थी, मैं कक्षा में सबसे निचले पायदान पर था। मेरे विपरीत मैं बिल्कुल अकेला था। मुख्य पात्र लोगों की भीड़ से घिरे हुए थे। केविन, जिन, अमांडा, एम्मा और मेलिसा, सभी के चारों ओर लोगों का झुंड उमड़ पड़ा था। केविन के अलावा बाकी लोग पहले से ही ऐसी स्थितियों के आदी थे और इसलिए हर व्यक्ति के मुंह से निकलने वाली चापलूसी की तरंगों के प्रति उदासीन रहने में सक्षम थे। लेकिन केविन, जो ऐसी स्थिति के आदी नहीं थे, खुद को पूरी तरह से असहाय पाते हैं। उनका पहले का व्यवहार, जो लोगों को उनका सम्मान करने के लिए प्रेरित करता था, पूरी तरह से बिखर जाता है क्योंकि वो भीड़ से दूर भागने के लिए संघर्ष करते हैं। वो पूरे समय कठोर मुस्कान के साथ बात करते रहे और उन्होंने हर किसी से विनम्रता से बात करते हुए अत्यधिक असभ्य न दिखने की पूरी कोशिश की।
इस समय वो संभवतः अपना हथियार प्राप्त करने और यथाशीघ्र भागने का तरीका सोच रहा होगा। मैंने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। ऐसा ही जीवन उन लोगों का था जो अलग दिखना चाहते थे। असहाय केविन की उपेक्षा करते हुए मैंने अपना ध्यान शस्त्रागार में तलवार वाले खंड की ओर लगाया। चूंकि मुझे पहले से ही पता था कि मुझे क्या चाहिए, इसलिए मैंने जल्दी से अपना कार्ड स्वाइप किया और एक पतली और सुंदर कताना ले ली। चमड़े की पकड़ मेरे हाथों में आराम से बैठी थी और ठंडी धातु की ब्लेड कमरे की रोशनी को सीधे प्रतिबिंबित कर रही थी। स्वूश स्वूश। उत्तम। एक दो बार कटाना को हल्के से हिलाते हुए मैंने संतोष में सिर हिलाया। इसका वजन न तो बहुत भारी था और न ही बहुत हल्का, और इसके टिकाऊ ब्लेड के साथ, जो एक अत्यंत मजबूत मिश्र धातु से बना था, कटाना मेरी तलवार कला के लिए एकदम उपयुक्त था। तलवार लेकर मैं तुरंत कमरे से बाहर चला गया। चूंकि मुझे वो सब कुछ मिल गया जो मैं चाहता था, इसलिए मैं प्रशिक्षण मैदान की ओर चल पड़ा। जैसे ही मैं प्रशिक्षण क्षेत्र में पहुंचा, मेरे सामने एक विशाल मैदान दिखाई दिया। संपूर्ण प्रशिक्षण सुविधा लगभग 2 फुटबॉल मैदानों के आकार की थी। प्रशिक्षण मैदान के ऊपरी दाहिनी ओर एक शूटिंग रेंज थी जो 5 अलग अलग दूरियों में विभाजित थी, जिनकी लंबाई 100 मीटर से लेकर 500 मीटर तक थी। प्रशिक्षण मैदान के नीचे दाईं ओर 1 दर्जन से अधिक अभ्यास डमी थे, जो नजदीकी युद्ध अभ्यास के लिए उपयुक्त थे। प्रशिक्षण डमी फोलम से बने थे, जो एक अत्यंत कठोर धातु है जो ए रैंक वाले दानव के प्रभाव को भी झेल सकता है। फोर्लम से बनी इसकी अत्यंत टिकाऊ बॉडी के कारण छात्र डमी को तोड़ने की चिंता किए बिना उसके विरुद्ध प्रशिक्षण ले सकते थे। प्रशिक्षण सुविधा का मध्य क्षेत्र सभी के लिए निःशुल्क था, अर्थात वहां कुछ भी नहीं था। इसका प्रयोग मुख्यतः चाल या पदचिह्नों का अभ्यास करने के लिए किया जाता था। मूलतः यह एक ऐसा क्षेत्र था जिसका उपयोग हर कोई अपनी इच्छानुसार किसी भी तकनीक का अभ्यास करने के लिए कर सकता था। ऊपर बाईं ओर एक बड़ा जिम था जो शीर्ष स्तर के उपकरणों से पूरी तरह सुसज्जित था। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वहां एक गुरुत्वाकर्षण कक्ष था जो 10 ग्राम तक जाता था। गुरुत्वाकर्षण कक्ष की सहायता से कोई व्यक्ति अपने शरीर को प्रशिक्षित कर सकता है और उसमें परिवर्तन कर सकता है, जिससे उस व्यक्ति पर पड़ने वाला गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ सकता है। अंत में प्रशिक्षण मैदान के नीचे बाईं ओर 50 मीटर लंबा एक बड़ा स्विमिंग पूल मेरी दृष्टि के सामने प्रकट हुआ। स्विमिंग पूल सबसे अधिक बार जाने वाले स्थानों में से एक था क्योंकि यह प्रशिक्षण के लिए अत्यंत उपयोगी था, क्योंकि पानी में मिलाए गए विशेष चिकित्सीय तत्वों के कारण मांसपेशियों को थकान से तेजी से उबरने में मदद मिलती थी। ठीक है, जैसा कि मैंने तुमसे पहले कहा था, चूंकि यह तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए तुम्हें खुद पर दबाव डालने की जरूरत नहीं है। मैं तुम सबकी निगरानी करने के लिए यहां रहूंगा। सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए डोना ने प्रशिक्षण मैदान की ओर देखते हुए खुशी से मुस्कुराए। अब जाओ और प्रशिक्षण लो, समय किसी का इंतजार नहीं करता। तुरंत सभी लोग चले गए। कुछ लोग सीधे डमी के पास चले गए, जबकि अन्य शूटिंग रेंज की ओर चले गए। मैंने उत्सुकता से इधर उधर देखा और पाया कि केविन, जिन और मेलिसा प्रशिक्षण डमी की ओर जा रहे थे, जबकि एम्मा सीधे गुरुत्वाकर्षण कक्ष की ओर चली गई। दूसरी ओर अमांडा शूटिंग रेंज की ओर बढ़ गई। जैसा कि मैंने पहले बताया, केविन की विशेषता तलवार थी। हालांकि वो अभी भी लेविसा शैली का अभ्यास नहीं करता था, फिर भी तलवार चलाने की उसकी प्रतिभा बेजोड़ थी। अगर मैं उस समय उसकी ताकत का अंदाजा लगाऊं, तो मैं कहूंगा कि अगर वर्तमान में मेरे 50 संस्करण भी उस पर हमला करें, तो भी वो बिना किसी चोट के चल पाएगा। दूसरी ओर जिनने तलवार का प्रयोग नहीं किया बल्कि खंजर का प्रयोग किया, वो एक हत्यारा था। वो बहुत तेज और फुर्तीला था और अपनी बेजोड़ गति से कुछ ही सेकंड में किसी व्यक्ति को 20 बार काट सकता था। कक्षा में दूसरे स्थान पर रही मेलिसा ने भाला का प्रयोग किया। वो अविश्वसनीय रूप से सुंदर भी थी, इतनी कि वह एम्मा और अमांडा दोनों से प्रतिस्पर्धा कर सकती थी, लेकिन वो उनसे कहीं ज्यादा समझदार भी थी। उसका चेहरा सुंदर और आकर्षक था, जो उसके मलाईदार भूरे बालों के साथ पूरी तरह मेल खाता था, जो उसकी पीठ के पीछे धीरे से लटकते थे। सबसे ज्यादा आकर्षक उसके सुंदर गाल और गुलाबी नम होंठ थे, जो उन्हें देखने वाले किसी भी पुरुष को लुभा सकते थे। पतली फ्रेम वाले चश्मे के नीचे छिपी हुई शुद्ध कांच जैसी आंखें उसकी आंखों पर और जोर देती थीं, जिससे उसकी खूबसूरती और बढ़ जाती थी। उसकी हंस जैसी पतली गर्दन, जिसके नीचे उसकी नाजुक सेक्सी हंसली और पूरा सामने का हिस्सा जो हल्का सा खुला हुआ था, उसके आकर्षण को और बढ़ा देता था, क्योंकि उसकी नाजुक कमर और मलाईदार सफेद पैर उसके बेजोड़ रूप को और निखार देते थे। 12 साल की छोटी सी उम्र में ही उन्हें मानवता संधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो उन लोगों के लिए सबसे उल्लेखनीय पुरस्कार है जो मानवता को अगले स्तर तक ले जाने वाली असाधारण सफलताएं हासिल करते हैं।
मेरी दुनिया में नोबेल पुरस्कार के समान। उन्हें ये पुरस्कार इसलिए मिला क्योंकि वे आणविक अपघटन सिद्धांत को सिद्ध करने में सफल रहीं, जिसने दुनिया भर के कई प्रसिद्ध वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया था। उनकी खोज एक बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि थी जिसने पूरे वैज्ञानिक समुदाय को हिलाकर रख दिया। आणविक अपघटन प्रमेय के साथ कैंसर जैसी बीमारियां जो दुनिया को परेशान कर रही थी, अब कोई समस्या नहीं रही क्योंकि यह प्रमेय सीधे समस्या के मूल से निपटता है। अकादमी रैंकिंग में उसे दूसरे स्थान पर आने का एकमात्र कारण यह था कि वो बहुत मजबूत नहीं थी। अपना अधिकांश समय शोध में बिताने के कारण उसके पास अपने कौशल को सुधारने के लिए ज्यादा समय नहीं था, और इस प्रकार प्रवेश परीक्षा के दौरान उसका शारीरिक स्कोर औसत से थोड़ा ही ऊपर था। लेकिन मुझे गलत मत समझिए, यह अपने आप में एक उपलब्धि थी क्योंकि मेरा स्कोर औसत से नीचे था। दूसरी ओर एम्मा एक छोटी तलवार का उपयोग करती है और उसकी लड़ने की शैली अत्यंत भयंकर और आक्रामक है। उसकी लड़ने की शैली एक निडर योद्धा की याद दिलाती थी क्योंकि वो हमला करते समय प्रतिद्वंद्वी को सांस लेने की कोई जगह नहीं छोड़ती थी। ईमानदारी से कहूं तो वो शायद ऐसी लड़की थी जिससे मैं कम से कम लड़ना चाहती थी क्योंकि यह मेरे केकई स्टाइल के लिए बहुत परेशानी भरा होगा। अंत में अमांडा, वो एक तीरंदाज थी और बहुत अच्छी तीरंदाज थी। पूरी कक्षा में वो संभवतः एकमात्र छात्रा थी जो 500 मीटर की दूरी पर स्थित लक्ष्य पर सटीकता से निशाना लगा सकती थी। उसकी तीरंदाजी को देखकर हर प्रोफेसर उसके बारे में यही कहता था कि वो एक ऐसी प्रतिभा है जो हर 200 साल में एक बार ही देखने को मिलती है। ये थे मुख्य पात्र जहां तक मेरा प्रश्न है। खैर, मैं बस मध्य क्षेत्र में अभ्यास करने जा रहा हूं। चूंकि केकई शैली एक लुप्त कला थी, भले ही मैं इसका अभ्यास करूं, शायद कोई इस पर ध्यान नहीं देगा। इसके अलावा केकई शैली का अभ्यास करने का तरीका किसी को भी पागल समझने पर मजबूर कर देगा। अपनी आंखें बंद करके मैंने अपनी एकाग्रता को अधिकतम कर दिया। शिंग शिंग, एक सहज गति से मैंने कटाना को म्यान से आगे की ओर काटा हुआ निकाला और कटाना को वापस म्यान में रख दिया। 5 सेकंड अपना सिर हिलाते हुए मैंने फिर वही हरकत दोहराई। केकई शैली का पहला आंदोलन त्वरित फ्लैश, एक आयामी स्लैश जो केवल आगे की ओर इतनी तीव्र गति से वार कर सकता था कि उसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता था। केकई शैली में केवल 5 चालें थीं, लेकिन प्रत्येक चाल महत्वपूर्ण थी। प्रत्येक आंदोलन 5 टुकड़ों वाली पहेली के एक टुकड़े की तरह था जो बाद में संयोजित होकर वास्तविक केकई शैली का निर्माण करेगा। उदाहरण के लिए, अभी पहली गतिविधि केवल एक आयामी स्लैश फॉरवर्ड थी, जबकि दूसरी गतिविधि एक क्षैतिज स्लैश थी। यदि दोनों आंदोलनों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो दुश्मन पर हमला करते समय गति की सीमा काफी बढ़ जाएगी। प्रत्येक आंदोलन को दूसरे के साथ तालमेल जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया था। एक बार कोई व्यक्ति केकई शैली में निपुण हो जाए तो वह जहां चाहे वहां बेजोड़ गति से हमला करने में सक्षम हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि केकई शैली को 5 रूपों में विभाजित करने का कारण यह था कि सच्ची कला का अभ्यास करने से पहले इसकी बुनियादी बातें सीखना आवश्यक था। ये केकई शैली सीखने की सच्ची विधि थी। शिंग शिंग, बिना कोई विराम लिए मैंने वही क्रिया बार बार दोहराना जारी रखा। मास्टर ने मुझे जो स्मृतियां दी है उनके अनुसार मैं एक ही गतिविधि को 100,000 से अधिक बार करने के बाद महारत के छोटे क्षेत्र को प्राप्त कर सकता हूं। तलवारबाजी सीखते समय निपुणता के स्तर को निर्धारित करने के तरीके होते थे। निपुणता का लघु क्षेत्र था, निपुणता का महान क्षेत्र था, निपुणता का सार क्षेत्र था और अंत में निपुणता का पूर्ण क्षेत्र था। प्रत्येक क्षेत्र संपूर्ण तलवार कला की समझ का 1% दर्शाता था। निपुणता के लघु क्षेत्र में तलवार कला की 25% समझ की आवश्यकता थी। महारत के महान क्षेत्र के लिए 50% समझ की आवश्यकता होती है, सार क्षेत्र के लिए 75% समझ की आवश्यकता होती है और अंत में परिपूर्ण क्षेत्र की आवश्यकता होती है। तलवार कला की 100% समझ के साथ कला निपुणता का शिखर। फिलहाल मेरा लक्ष्य सभी 5 आंदोलनों को लघु क्षेत्रों तक ले जाना था तथा बाद में उनमें सुधार करना था। प्रशिक्षण मैदान के किनारे एक अपेक्षाकृत सुंदर आदमी खड़ा था। उसके बाल गहरे सुनहरे रंग के थे और वह एक कुलीन व्यक्ति की तरह दिख रहा था जो लोगों को एक उच्च पदस्थ कुलीन व्यक्ति की याद दिलाता था। अपना सिर घुमाकर उसने अपने बगल में खड़ी खूबसूरत महिला को देखा और पूछा, आप इस बैच के बारे में क्या सोचते हैं? दूर से देखती हुई उस खूबसूरत महिला ने, जो वास्तव में डोना लॉन्गबर्न थी, चारों ओर देखा और कुछ व्यक्तियों की ओर इशारा किया। इस बैच में बहुत सारे होनहार युवा हैं, विशेष रूप से, लेकिन जो मेरे लिए सबसे अधिक उल्लेखनीय है वे हैं केविन, जिन, अमांडा, एम्मा, मेलिसा और हान यूफेई।
डोना ने जिस ओर इशारा किया था उस ओर देखते हुए सुंदर आदमी ने सोच विचार कर सिर हिलाया। खैर, उनकी वंशावली को देखते हुए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अपने बगल में खड़े आदमी की ओर देखते हुए डोना ने उपहास किया। मैं सहमत हूं, उनका वंश वास्तव में प्रभावशाली है, लेकिन यही बात उन्हें महान नहीं बनाती। उन्होंने अपने प्रशिक्षण में जो खून पसीना और आंसू बहाए हैं, वही उन्हें इतना अच्छा बनाता है। सिर्फ इसलिए कि वे सफल माता पिता के यहाँ पैदा हुए हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वे भी सफल होंगे। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, चाहे आप कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, आप कभी भी मजबूत नहीं बन पाएंगे। हल्के से मुस्कुराते हुए उस आदमी ने जवाब दिया, खैर, मुझे इस बारे में आश्चर्य है। इस बारे में बात करते हुए, क्या कोई ऐसा है जिस पर आपकी नजर है? बिना किसी हिचकिचाहट के डोना ने जवाब दिया, केविन वॉस। उसकी त्वरित प्रतिक्रिया से थोड़ा आश्चर्यचकित होकर उस सुंदर व्यक्ति को कुछ याद आ गया और उसकी आंखों में ठंडक का एक निशान दिखाई दिया, जो तुरंत गायब हो गया, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। आपका मतलब उस बच्चे से है जिसने अभूतपूर्व रिकॉर्ड बनाया और प्रवेश परीक्षा में दृढ़ता से प्रथम स्थान प्राप्त किया। मैं भी उसके बारे में उत्सुक हूँ। ऐसा प्रतीत होता है कि बिना किसी शक्तिशाली समर्थक के कोई भी व्यक्ति इतनी दूर तक पहुंचने में सफल रहा। यह अजीब बात है ना? बोलते समय उसने सूक्ष्म संकेत दिए, जिससे डोना मन ही मन उसके रवैये पर उपहास करने लगी। मैं परीक्षण के दौरान पर्यवेक्षकों में से एक था और उसकी तलवारबाजी से काफी प्रभावित हुआ था। ये शानदार था और इसमें कोई बेकार की हरकत नहीं थी। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जल्द ही हमारे रैंक में एक और एस क्लास होगा। डोना की ओर देखते हुए, जिसने अपनी नाराजगी छिपाने की भी जहमत नहीं उठाई, वह आदमी बस मुस्कुराया और उसने सहजता से कहा, ओह, यदि विपत्ति चुड़ैल स्वयं उसके बारे में इतनी प्रशंसापूर्ण बातें कह रही है, तो इसका अर्थ यह है कि वह सचमुच एक प्रतिभावान व्यक्ति है, जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अपने बगल में खड़े आदमी को घूरते हुए वो धीमी आवाज में बोली, गिलबर्ट, मुझे एक बार और ऐसा कहो और मैं तुम्हें मार डालूंगा। सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पिता शक्तिशाली हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। अरे, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम्हें इसे इतनी गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। गिलबर्ट ने अपने हाथ उठाकर हार मान ली और हल्के से मुस्कुराए। हम्फ अपना सिर दूसरी ओर घुमाकर डोना प्रशिक्षण मैदान को देखती रही। उसके बगल में खड़े गिलबर्ट की मुस्कान तुरंत गायब हो गई और वह दूर से केविन को घूरने लगा। इसके बाद उसका ध्यान तुरंत प्रशिक्षण मैदान के बीच की ओर चला गया, जहां उसने एक अकेले युवक को कटाना के साथ अभ्यास करते देखा। पफ, वह कौन है? अपनी उपहास को छिपाने की जहमत उठाए बिना ही गिलबर्ट ने उस छात्र की ओर इशारा करते हुए हंस दिया जो कटाना का अभ्यास कर रहा था। गिलबर्ट ने जिस दिशा में इशारा किया था, उस ओर देखते हुए डोना ने तुरंत भौहें सिकोड़ ली और लड़के को देखने लगी। अपना टैबलेट निकालकर वह तेजी से नीचे स्क्रॉल करने लगी, जब तक कि उस युवक के चेहरे मोहरे से मिलती जुलती एक तस्वीर सामने नहीं आ गई। रैंक 1750, रेन डोवा। आयु 16, गैलेक्सिकस के गिल्ड मास्टर का बेटा, एस्टन शहर में संचालित एक मध्यम श्रेणी का गिल्ड। प्रतिभा मूल्यांकन डी। समझ में आने के बाद उसने अपना सिर हिलाया और डोना की ओर प्रसन्नता से देखा। मैंने तुमसे क्या कहा था? केवल अच्छे खानदान वाले ही कुछ हासिल करने की उम्मीद कर सकते हैं। उसके जैसे लोग जो औसत दर्जे के माता पिता के घर पैदा हुए हैं, वे कभी भी हमारे जैसे कुलीन लोगों के साथ शीर्ष पर खड़े होने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। डोना ने खंडन करना चाहा, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी। रेन को देखते हुए, जो लगातार तलवार निकाल रहा था और रख रहा था, उसने निराशा में अपना सिर हिलाया। वह किस प्रकार का प्रशिक्षण था? कम से कम अपनी तलवार को घुमाओ, न कि उसे म्यान में डाल दो।